समंदर की लहरें उसी किनारे को चूमती हैं जो उनसे टकराने की हिम्मत रखता है। तो आपके अंदर वो जुनून पैदा करूंगा, आपके अंदर वो हौसला पैदा करूंगा कि आज के बाद आप पढ़ना सीख जाएंगे। आपको मैं बड़ा पढ़ाए बिना नहीं जाने वाला हूं। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल की गणित का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है 1.1। इसको शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये क्या है, इससे क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, मतलब है कि इससे पूछा क्या जा सकता है। तो इस तरह से जो भी जितने इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है। देखिए ये जो विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमेशा एक ही चीज़ निकाली जाती है, वो है HCF। वो क्या है, HCF निकाला जाता है। अब HCF को क्या बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म है HCF। HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। और इसका जो हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है मासापा। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मासापा। अब बात करते हैं कि ये जो HCF या मासापा है, अधिकतर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हायर कॉमन फैक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। हायर का मतलब है कि बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब होती है उभयनिष्ठ संख्या, फैक्टर का मतलब होता है एक संख्या है, एक संख्या बोला जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जितनी भी संख्याएं दी जाएं वो सबसे बड़ी संख्या वो है बड़ी। हायर मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब है कि उभयनिष्ठ, जो सबके साथ समान व्यवहार करे तो वो कहलाता है कॉमन मैन, वो या कॉमन संख्या कहलाती है। तो हायर कॉमन फैक्टर का मतलब है कि यहाँ पर आपसे हायर कॉमन फैक्टर नहीं, आप HCF याद रखें या फिर आप मासापा याद रखें, क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम सवाल को हल करेंगे। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मतलब वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, चलिए हम यहाँ पर आपको परिभाषा लिखे दे रहे हैं कि HCF की परिभाषा क्या होगी, यानी कि मासापा की परिभाषा क्या होगी। तो HCF की जो परिभाषा होगी वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब है कि दी गई संख्याओं से मतलब है कि वो संख्याएं दो हो सकती हैं, जैसे ये लिखा है 135 और 225, मतलब ये तीन संख्याएं भी हो सकती हैं, चार संख्याएं भी हो सकती हैं। तो एक ऐसी कॉमन संख्या होगी और वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी, मतलब 135 को भी विभाजित करेगी, 225 को भी विभाजित करेगी, या कोई तीसरी संख्या है तो उसको भी विभाजित करेगी। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर या फिर HCF। तो इस तरह से आपको ये बेसिक ज्ञान है, तो हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। तो HCF कितने तरह से निकाला जाता है, HCF की जो विधियां हैं वो क्या होती हैं। पहली तो विधि हमने मान लिया यही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। दूसरी होती है भाग विधि। दूसरी क्या होती है, भाग विधि। मतलब सारी विधियां आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। वो एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो ये सारी विधियां आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे, एक ही वीडियो में या एक ही क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। अब हमने आपको इसका जो बेसिक ज्ञान है वो हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन विधि कैसे प्रयोग करते हैं।
तो यूक्लिड विभाजन विधि में आपको याद रखना है कि 2 संख्याएं दी जाएं या 3 संख्याएं दी जाएं। पहले तो हम 2 संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि 2 संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं होंगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपको तो पता है कि 135 छोटी है और 225 बड़ी है। तो इसका मतलब है कि 135 इज स्मॉलर देन 225। मतलब है कि सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहला काम है आपको पकड़ना है बड़ी संख्या, उसके बाद बराबर करनी है छोटी संख्या। बराबर कौन सी संख्या करनी है आपको? छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है? 225, उसको लिख लिया 225। छोटी संख्या है 135। बराबर अभी ये नहीं है, हमें इसको बराबर करना है। बस आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, दोनों साइड्स को मतलब दोनों तरफ हमें बराबर ही करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम वाले में आप कितने से गुणा करें और फिर कितना जोड़ें तो ताकि ये 225 प्राप्त हो जाए। तो 135 में आप जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है गुणा, मतलब है कि किसी न किसी संख्या से गुणा करना ही पड़ेगा अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से सवाल को हल कर रहे हैं, मतलब HCF निकाल रहे हैं। तो एक बात बताओ कि 135 में कितने से गुणा करें कि वो 225 से ज़्यादा ना हो। 225 से ज़्यादा ना हो, तो 225 से ज़्यादा ना हो तो इसका मतलब है कि 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब 1 से 135 एकन 135। अब 135 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 135 दूना होता है 270 और 270 हो जाता है 225 से ज़्यादा। लेकिन हमें ज़्यादा तक नहीं पहुंचना है, हमें रहना है नीचे, कम रहना है। तो यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 135 है। 135 में 2 का गुणा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 135 में जब 2 का गुणा करोगे तो ये 125 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 2 काम याद रखने हैं, गुणा और जोड़। कितने से गुणा करें और कितना जोड़ें कि ये लेफ्ट साइड के बराबर हो जाए, 225 के बराबर हो जाए। तो कैसे पता करोगे? 135 एकन 135, ये तो 135 ही रहेगा। 135 में कितना जोड़ें कि 225 हो जाए, तो इसी को इसी से घटा लेंगे। तो 225 में से 135 घटा लेंगे तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ से ले दाई, यहाँ पे 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9। 12 में से 3 गया 9। मतलब है कि जो 90 है इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये दोनों पक्ष हो जाएंगे बराबर। तो 135 में देखिए जोड़िए क्या हो जाएगा? 5 9 4 नहीं 9 3 12 और 1 और 1 2, मतलब 225 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यही प्रक्रिया आपको निरंतर चलानी है कि गुणा करना है फिर जोड़ना है, गुणा करना है फिर जोड़ना है। और ये प्रक्रिया आपको तब तक चलानी है जब तक ये जो शेषफल है ये शून्य ना हो जाए, मतलब जोड़ने वाली संख्या जहाँ पर शून्य हो जाएगी वहीं पर आपको HCF मिल जाएगा। तो अब क्या करोगे? अब देखिए इसको भूल जाइए क्योंकि इसको हमने बराबर कर लिया है, इसको हमने बराबर कर लिया है, इसको छोड़िए। अब ये वाली संख्या उठाइए 135 बराबर ये जो 90 है तो 135 की जगह पर आ जाएगा। अब फिर वही प्रक्रिया, अब हमें 135 के बराबर करना है। तो 90 में अगर हम गुणा करते हैं 2 से तो ये हो जाता है 180, जो कि 135 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमें 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब 1 से गुणा करने के बाद ये 90 ही रहेगा। कितना जोड़ दें? कितना जोड़ोगे? तो 135 में से 90 घटाएंगे वही जोड़ देंगे। जितना घटा देंगे 1 का गुणा, अगर 2 का गुणा करोगे तो 2 का गुणा करने के बाद इससे घटा देंगे, जितना घटाना आएगा वही संख्या जोड़ दी जाएगी। तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4। 13 में से 9 गया
4 तो 9 और 4 कितना होता है 13। तो इसमें हम जोड़ देंगे 45। तो ये सारी संख्याएं आपको याद रखनी है, ये 90 और ये 45। उसके बाद आगे बढ़े। अब 135 का भी काम खत्म, 135 को भी क्या करेंगे, काम खत्म हो गया। अब ये वाला 90 इधर लाएंगे तो ये हो गया 90 बराबर। अब 45 को 90 की जगह पे लाएंगे। अब बताइए कि ये देखिए ज़्यादा है, ये कम है, ये क्रम आपको चलाते रहना है। 45 में कितने से गुणा करें कि ये 90 से ज़्यादा ना हो। 45 में 1 से गुणा करेंगे तो 45 एकन 45, और 45 में जब 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90। तो इसका मतलब है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब है कि हमें 0 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 0 तक आपको लाना है। 0 जब तक ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे, मतलब ये दोनों साइड बराबर हो जाएं। तो इस हिसाब से आपका जो CF होगा, जहां पर ये संख्या बराबर हो जाए तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 45। तो ये है हायर कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 45 का भाग लगाएंगे 135 में तो ये 45 इसको भी विभाजित करेगा। 45 का भाग लगाएंगे 225 में तो ये इसको भी विभाजित करेगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर आपको नहीं आया तो अभी मैं ख़त्म नहीं हो गया हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। तो आप रुके रहिए, अभी मैं आपको जब तक आपके दिमाग में ना ये ठूस दूँ तो तब तक आपको मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 196 तथा 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया ये है छोटी संख्या और एक है बड़ी संख्या। जब दोनों संख्याओं का, देखिए पहले वाले सवाल में अंतर सिर्फ ऐसा था कि एक का ही गुणा करना पड़ा था, हमें पूरे सवाल में एक का ही गुणा करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर 196 ये है 38,220, तो इनके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे पकड़ना है कि किससे गुणा करें और किसको जोड़ें। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको याद रखना है, क्या रखना है कि पहले तो आपका वही रहेगा कि पहले लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर करेंगे छोटी संख्या, बराबर क्या कर देंगे, छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है, 38,220 बराबर है 196 हमने रख दिया। अब बताओ 196 से मैं कितने से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे नहीं काम बनेगा, 3 से करेंगे नहीं बनेगा, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 10 से कर देंगे तो 1960 ही होगा। 20 से करेंगे तो ये 19 दूना 3800 हो जाएगा। ये है 38,000। तो कैसे हमें ज्ञात करना है कि कितने से गुणा करें और कितना जोड़ें। तो छोटी संख्या का भाग लगा देंगे, छोटी संख्या का भाग लगा देंगे बड़ी संख्या में। जब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा हो तो भाग लगाने की प्रक्रिया आपको वही पुरानी वाली लगा दो। आपको कौन सा कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन थोड़ी ना, आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 38,220 में भाग लगा देंगे 196 से। जब 196 का भाग लगाएंगे, अब 196 दूना ये लगभग 200 के बराबर है। तो 200 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 2 बार भाग नहीं जाएगा। 196 का 2 में भाग 2, अच्छा 2 बार अगर भाग देंगे तो इसी में 2 का गुणा करके चेक करिए। तो 2 का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 नेम 18 और 1 19 और 2 एकन 2 और 1 3, मतलब हो गया 392। तो 392 382 से ज़्यादा हो गई। मतलब पहले आप पहले अंक में भाग देंगे फिर नहीं जाएगा, फिर दूसरा अंक मिलाएंगे तो भी नहीं जाएगा, तो हम तीसरा अंक मिलाएंगे तो हो जाता है 382। और 382 जब 196 में 2 से भाग लगाएं, मतलब 2 का गुणा करेंगे तो ये
392 हो जाता है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें 2 बार भाग नहीं देना है, सिर्फ कितनी बार देना है, सिर्फ एक बार। तो ये एक बार, तो ये हो जाएगा 196। अब इसको घटाइए, भाग देने की वही प्रक्रिया। यहाँ से लेंगे दाई, 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से ले दाई, यहाँ कितना हो गया, यहाँ फिर हो गया, बचा था 7, हो गया 17, 17 में से 9 घटेगा, 9 घटेगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, फिर बचेगा 1 और 2 का ले लेंगे कि उतारा, 2 का क्या करेंगे, यहाँ पर उतारा ले लेंगे। अब भाग लगाएंगे 196 का, तो ये है आपका, ये बन गया 4 अंक की संख्या, ये आपकी है 3 अंक की संख्या, तो ये 196 है, 200 के बराबर है, ये है 1800 के बराबर, नहीं 18,000 के, तो 2 नेम 18, तो लगभग हमें लग रहा है कि 9 बार भाग चला जाएगा। तो 8 या 9 बार में काम निकल जाएगा। तो हम 9 का भाग गुणा करके देखते हैं, तो 9 छंग 54 हासिल 5, 9 नेम 81 और 5 हो गया 86, 81 5 86 हासिल बचा 8, 9 1 9 और 8 होगा 17। तो इसको क्या करेंगे, फिर घटाइए, यहाँ से दाई में 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचे 5, फिर यहाँ से ले दाई 15, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ बचा 7, यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, तो ये यहाँ बचा 7, 7 में से भी 0 बचेगा, इधर भी 0 बचेगा, 980। अब कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये हमें लग रहा है कि लगभग 5 बार भाग जा सकता है। तो 5 छक्का 30 हासिल, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 नेम 45 और 3 हो गया 48 हासिल 4, 5 एकन 5 और 4 हो गया 9। मतलब ये तो पूरी विभाजित हो गई, मतलब है कि शेष फल बचा है 0। तो ऐसे सवाल थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा भाग देने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो कितनी बार भाग गया है, 195 बार। तो 196 में 195 से गुणा कर देंगे, शेष फल बचा है 0, तो ये क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे। बस एक ही लाइन का सवाल है, सिर्फ ये प्रक्रिया करने में समय लग सकता है। तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा 196। तो HCF बराबर 196 ही इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि शेषफल नहीं आया है, तो हमें आगे प्रक्रिया खत्म हो जाती है। चलो भाई आ जाओ, देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर भी 2 संख्याएं दी गई, 867 और 255 का HCF। अब HCF अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमने के क्या करना पड़ेगा भाई, हमने क्या बताया, बड़ी संख्या। तो पहले आप लिखिए बड़ी संख्या, उसके बाद आप रखेंगे छोटी संख्या, और दोनों को आप रख लेंगे बराबर मानकर। आप इनको क्या रखेंगे, बराबर मानकर रखेंगे। तो बड़ी संख्या कितनी है, 867, 867 बराबर 255, 255। अब बताओ कि ये है 255 और ये है 867, 255 है, तो 255 लगभग ये 250 के बराबर है, मतलब 250 के बराबर है, और ये 800 से ज़्यादा है, मतलब 850 के बराबर है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए देखिए, यहाँ पर आपका भाग करने का प्रक्रिया कि कितने से गुणा करें, सबसे बड़ी समस्या ये है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितने से गुणा करें। अगर गुणा हो जाएगा तो उसके बाद कितना जोड़ें वो आसानी से मिल जाता है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर समय बचाएंगे, तो ये अगर 250 मान लिया जाए, या फिर भाग करने वाली प्रक्रिया अपनाइए, तो 255 और ये है 867, तो 255 को 250 बनाएंगे, तो 250 तिया करेंगे तो 750, और ये लगभग 850 है। तो इसका मतलब है, हमें लग रहा है कि 3 बार ही गुणा हो सकता है, मतलब 3 का ही गुणा हो सकता है। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे, और 3 का गुणा करने के बाद कितना बनेगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हासिल 1, और 5 तिया 15 और 1 16, फिर हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 765। अब इन दोनों का जो गुणनफल आया है, इस गुणनफल को इससे घटा देंगे, जो घटाना आएगा वही हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये 867
घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आया है। इसी को हमें जोड़ देना है तो ये आ जाता है 102। अब क्या करना है, इसको भूल जाना है, इसको क्या करना है, भूल जाना है। अब ये 255 को इधर लाएंगे तो 255 बराबर, और जितना जोड़ा है इसको इधर लाएंगे तो ये 102 हो जाएगा। 102 और 200 इधर है 255, इधर है 102। तो 102 में 3 का गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब 102 है तो 100 में 3 का गुणा करोगे तो ये 3 के आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमें रखना है 255 से कम। तो इसका मतलब है कि हमें लग रहा है कि 2 से गुणा हो सकता है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो पहली प्रक्रिया आपने करके देख ली, दूसरा क्या, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 0 है तो 0 रख देंगे, और 2 एकन 2, 204। ये है 255, तो 255 में से घटा देंगे, 255 में से घटाइए तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0। तो जितना घटाना आया है उसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये 51 बचा है तो 51 को हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 102 को इधर लाएंगे, 51 को 102 की जगह पर रख देंगे तो ये 102 बराबर हो जाएगा 51। अब 51 में कितने से गुणा करें कि ये 102 से ज़्यादा ना हो, तो 51 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 51 दूना होता है 110, और 110 हो गया मतलब शेषफल 0 हो गया। तो इसका जो HCF होगा बस यही 91 आपका HCF बराबर हो जाएगा 51 मतलब 51। तो आई होप अब आप यूक्लिड विभाजन मेथड से किसी भी सवाल का HCF निकाल सकते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ना तो डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत, क्योंकि जब अपुन खड़ा तो प्रधानमंत्री से बड़ा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का मतलब आपको पता होगा कि विषम क्या होता है। विषम का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, या जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो संख्या विषम पूर्णांक कहलाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है। मतलब ये तीनों जो पूर्णांक दिए गए हैं कि ये, और यहाँ पर एक चीज़ और बताया कि जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो ये बात याद रखनी है पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए धनात्मक की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, धनात्मक की। तो q एक कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, और एक पूर्णांक 0 भी होता है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो ऐसे में आपको q बराबर मानना है एक पूर्णांक, सिर्फ दर्शाना है। दर्शाने का मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक स्थिति में क्या ये विषम पूर्णांक है। तो q बराबर जब एक पूर्णांक है तो q का मान मान लेंगे, माना q बराबर है, अगर पूर्णांक है तो ये 0 हो सकता है q का मान, 1 हो सकता है q का मान, 2 हो सकता है q का मान, 3 हो सकता है q का मान, 4 हो सकता है q का मान, 5 हो सकता है q का मान, मतलब डॉट 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 कहीं तक जा सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक होगा तो आप पीछे भी ले सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको जब भी पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक हमेशा 0 से शुरू होता है। लेफ्ट में जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, राइट में जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। तो जितने भी 3 पूर्णांक दिए गए हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ये जो दिया गया है 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। हर स्थिति में ये विषम ही आता है। विषम का मतलब है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 इस तरह के जो पूर्णांक आएंगे ये हमेशा पूर्णांक होगा। तो तीनों पूर्णांकों को आप लिखना है। आपको 3 पार्ट बना लेने हैं। 3 पार्ट जब बनाएंगे
तो ये है पहला पूर्णांक 6q प्लस 1, दूसरा है 6q प्लस 3, तीसरा पूर्णांक है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। आपने तीनों पूर्णांक लिख दिए। लिखने के बाद अब आपका जो q जो है यहाँ पर देखिए तीनों जगह पर पहले पूर्णांक, दूसरे पूर्णांक या तीसरे पूर्णांक में प्रत्येक जगह पर q का इस्तेमाल किया गया है और सवाल में कह रखा है कि q एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब q का मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो q बराबर अगर 0 रखेंगे, अगर यहाँ पर q बराबर 0 रखने पर, जब q बराबर 0 रखेंगे तो 6q प्लस 1 का मान कितना आएगा? तो q बराबर 0 पर क्या आएगा? 6 इंटू 0 प्लस 1। तो जब 0 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो वो 0 ही हो जाती है। और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 1, मतलब विषम आया। ठीक है, 1 एक विषम संख्या है और ये सबसे छोटी विषम संख्या भी होती है। अगर q बराबर 0 यहाँ पे रखें तो 6 इंटू 0 और प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो ये 6 में 0 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0 और 3 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 3। कैसा पूर्णांक है? ये भी विषम है, ये भी विषम है। आगे चलते हैं तो फिर q का मान देखिए, अभी हम तीनों पूर्णांक क्या कर रहे हैं? 0 पर ज्ञात कर रहे हैं। 0 पर ये दर्शा रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में ये 0 ही आ रहा है। तो प्लस इतना, ये कितना हो जाएगा? 5। अब 6 का 0, फिर वही बचेगा कितना? 5, मतलब विषम पूर्णांक है। पहली कंडीशन में q बराबर 0 पर तीनों पूर्णांक कैसे मिले? विषम पूर्णांक मिले। इसी तरह से हम निकालेंगे q बराबर 1 पर। q बराबर 1 पर अगर q बराबर 1 पर निकालें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 और प्लस 1 बराबर, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकन 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 7, मतलब हो गया विषम। विषम है। आगे चलते हैं। 6 इंटू 1 और प्लस हो गया 3 बराबर 6 इंटू 1 मतलब हो गया 6, 6 एकन 6 और 6 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 9। ये भी विषम पूर्णांक है। देखिए अभी तक हमें कहीं पर भी सम पूर्णांक नहीं मिला, अभी तक हमें विषम ही मिल रहा है। तो 6 इंटू 1 और प्लस 5 तो 6 एकन 6 और 6 और 5 कितना हो गया? 11। ये भी भाई मिल गया विषम। अब आप क्या करोगे? आप q बराबर 2 रख के देख लो। q बराबर 2 पर जब q बराबर 2 रख के देखेंगे तो 6 इंटू 2 और प्लस 1 बराबर 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ देंगे हो गया 13, मतलब विषम है। इधर 6 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 3 बराबर 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, मतलब विषम है। इधर 6 इंटू 2 और प्लस 5 बराबर कितना? 6 दूनी 12 और 5 हो गया 17। तो इस तरह से आपको दर्शाना है। आपको q बराबर 3 पर निकालना है। q बराबर 3 पर निकालेंगे तो अब आपने दर्शा दिया तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, मतलब प्रत्येक स्थिति में क्या मिला है? q बराबर 0, 1, 2, 3 पर पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, नहीं 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है? विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। बस इतना आपको दर्शाना है। बस ये हो गया। आपको कहीं पर भी सम पूर्णांक नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात को आपको दर्शानी है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि एक विषम पूर्णांक है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, सिर्फ आपको समझना है कि उसकी भाषा क्या है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको घबराने की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो किसी परेड में, मतलब है कि एक ग्राउंड में आर्मी के लोग हैं, एक समूह है आर्मी का जो वो परेड में एक ग्राउंड में परेड कर रहा है। तो जो परेड कर रहा है तो उसमें सदस्यों की संख्या 616 है।
कह रहा है कि एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसका मतलब क्या है? दोनों स्तंभों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 616 और 32 का जो HCF होगा उतने ही स्तंभ होंगे। स्तंभ मतलब पंक्तियाँ। स्तंभ का मतलब कितनी पंक्तियाँ होंगी। तो कि जितनी पंक्तियाँ होंगी मतलब है कि जो 616 हैं इन लोगों को इस तरह से विभाजित किया जाए कि बराबर बराबर पंक्तियों में आ जाएं। अगर पहली पंक्ति में 15 हैं तो दूसरी पंक्ति में भी 15 होने चाहिए, तीसरी पंक्ति में भी 15 होने चाहिए, चौथी पंक्ति में भी 15 ही होने चाहिए। तो इस तरह की कितनी पंक्तियां बनेंगी? अब उसने कहा है कि 32 सदस्य होने चाहिए एक पंक्ति में। एक पंक्ति में कितने सदस्य होने चाहिए? 32। और 616 सदस्य हैं तो 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाली ये जो एक लाइन में 32 सदस्य हैं। एक लाइन में कितने सदस्य हैं? 32। तो 32 सदस्यों की कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं? तो ऐसी स्थिति में भी आपको हमेशा HCF पूछा जाएगा। हमेशा क्या पूछा जाएगा? HCF। तो अभी हमने आपको बताया विभाजन एल्गोरिदम विधि में आपको क्या करना है। इसको करेंगे विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। एल्गोरिदम विधि से इसको हल करेंगे। तो हल करने का नियम हमने क्या बताया? सबसे पहले आप लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर कर देंगे छोटी संख्या। तो जब छोटी संख्या को बराबर करेंगे तो ये हो गया 616 और बराबर कितनी है? 32। बराबर कितना है? 32। अब आप पकड़िए कि 32 में कितने से गुणा करें और कितने से कितना को हम जोड़ें। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है? 32 और 616 का अंतर थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या कर देंगे? भाग लगा लेंगे। 616 में भाग लगाएंगे 32 से। तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पहले हम 61 में भाग देंगे। तो 32 दूना कितना होता है? 64 ज़्यादा हो गया। तो 32 एकन 32 एक ही बार जाएगा। 32 एकन 32। तो यहाँ चली दाई में 11, 11 में से 2 गया 9। यहाँ बचा कितना? 5, 5 में से 3 गया 2। उसके बाद 6 का ले लेंगे उतारा। 6 का जब उतारा लेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 3 नेम 27। 3 नेम 27 हमें लग रहा है 3.30 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 हो गया 28। तो ये हो बचेगा यहाँ पर, यहाँ 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचे 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, बचा कितना? 8। तो बस जो शेष फल बचेगा उसी को जोड़ देना है। तो शेष फल यहाँ पर कितना बचा? 6। तो 32 में कितने से गुणा करें? 19 से। तो 19 से गुणा कर देंगे और जो शेष फल बचा है उसी को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो भागफल आएगा उससे गुणा, जो शेष फल आएगा उसको हम जोड़ देंगे। तो अब की बार क्या करेंगे? 616 को भूल जाइए, अब 32 को आगे लाएंगे और इधर आ जाएगा 8। अब भाई 32 की जगह पर कौन आ जाएगा? 8। जिससे गुणा किया गया उससे मतलब नहीं, उसको भी भूल जाइए। तो 8 में कितने से गुणा करें? 4 से। 8 में कितने से गुणा करें? 4 से। 8 चौको 32 और प्लस हो गया 0। तो इसका HCF का मतलब है कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो ये जो 8 आया है ये है पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की या स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 8। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बचे हुए सवालों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें और 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, मर्जी हो तो यार कर लेना।